हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक क्लाइमेट चेंज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले वाली क्लास में आपको नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताया था कि किस लिए होते हैं, इसके क्या रीजंस हैं, नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या आता है, उन सब के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी क्लाइमेट चेंज को लेकर कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे इंटरनेशनल स्तर पर क्या काम हो रहे हैं, इंडियन लेवल पर क्या क्या काम हो रहे हैं, ये क्या होता है, किस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, वो सभी लिख दिए हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी रहेंगे। और यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं इस तरीके से कंट्री वाइज, जैसे आपके यहाँ पर जो कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं उनके बारे में, पर पर्सन कौन से ऐसे देश है जो पर पर्सन सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कौन से जैसे फ्रेमवर्क कौन सा क्लाइमेट को लेकर कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, तो इन सब को लेकर इंटरनेशनल स्तर पर कौन से यहाँ पर कन्वेंशन हुए हैं, उन सब के बारे में लिखा है मैंने। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज देखनी है ना, तो मैंने जो एचएसएससी टीजीटी के टाइम पर कराई थी वो भी देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने मोस्ट ऑफ ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो सभी ऐड किए थे। और आपका सिलेबस और उनका सिलेबस मोस्ट ऑफ मिलता जुलता है, बट वहां पर थोड़ा डीपली नहीं पढ़ाया गया था, मतलब वो डीपली नहीं दिया गया था। यहाँ पर आपके जैसे एक्ट वगैरह दिए गए हैं ईवीएस में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है, बट वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप उसे देख सकते हैं। वहां पर बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज मैंने लिखी है। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपका ये टॉपिक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का टॉपिक दे रखा है, तो हमें इसको पढ़ना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने क्लाइमेट चेंज होता क्या है, मतलब जो तापमान है और मौसम है, इसके जो पैटर्न है उनमें जो चेंजेस होते हैं, जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है। ये कैसे चेंज हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी हो सकते हैं, या हमारे जो ह्यूमन है, मैन है, वो कुछ ऐसे काम करता है जिससे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, बहुत लॉन्ग पीरियड में जो बदलाव हुआ है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे सोलर साइकिल में चेंज हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कोयला, तेल और गैस, इनका जब हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, कार्बन का अब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो इन वजह से भी क्या हो जाता है, ये क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन है। तो आपसे सबसे बड़ा रीजन पूछा जाए क्लाइमेट चेंज का, तो आप क्या टिक करेंगे, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस टिक करेंगे। ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किस लिए हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के लिए बुरी नहीं होती है, बट जब ह्यूमन इसको बहुत ज्यादा यूज करने लगता है, इन गैसेस ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करने लगता है, जिससे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, उससे हमारी अर्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपसे पूछा जाए क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस इसका सबसे बड़ा रीजन है। क्लाइमेट चेंज के लिए दो गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक मीथेन गैस। इनके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल से लिखा है। जैसे इसको लेकर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी गैसों के एमिशन पर रोक लगाई गई थी कि, और कौन सी कंट्री थी, एनेक्स 1 में कौन सी कंट्री थी, एनेक्स 2 में कौन सी कंट्री रही है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, मतलब हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये मैंने बस ऐसे बेसिक लिखा है। इसके बाद मैंने इनको डिटेल से भी एक्सप्लेन किया है। जैसे सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, फायर, ये भीषण आग लग जाएगी। इस टॉपिक के बारे में भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी, जो ये आग वाला टॉपिक है और एक सूखा वाला टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चन आने की जो चांसेस है ना, वो ज्यादा है। समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगे, ठीक है। इससे जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, बाढ़ आने का खतरा हो जाएगा इन वजह से, ठीक है, बर्फ पिघलेगी आदि। ये सारे रीजन, ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे जब क्लाइमेट चेंज होगा। अब यहाँ पर मैन मेड क्या है, मैन मेड जो है जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। यहाँ पर जैसे समुद्री बर्फ है, ग्लेशियर्स है, ये पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, मौसम में तीव्र बढ़ोतरी होगी। इसके बाद मैंने लिखा है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंस होता है। कई लोगों को तो वेदर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में भी कंफ्यूजन रहती है। जो आपका वेदर होता है ना, जैसे मौसम है एक तरीके का, जैसे मान लीजिए आज आपके यहाँ पर वेदर कैसा रहा है, तो ये वेदर होगा, ठीक है, जो एक दिन का होता है, पर डे का, ये शॉर्ट पीरियड के लिए हम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आज यहाँ पर जो वेदर है वो बारिश वाला है, कल आपके वेदर कैसा होगा, यहाँ पर धूप वाला हो जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे बारिश, बादल, हवाएं, बाढ़, ये सब क्या होगा, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है। लेकिन जो क्लाइमेट है ना,
क्लाइमेट बहुत लॉन्ग पीरियड का होता है, 30 से 35 वर्षों के बीच में आपके यहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहा। अब जहाँ पर आपको पता है कि आपके जैसे सर्दियों के आने का भी एक मौसम होता है, गर्मियों के आने का भी मौसम होता है, और हर साल उसी मौसम में जो सर्दी गर्मी आती है, तो ये सब किस में आते हैं, क्लाइमेट में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से ऐसे ही मौसम चला रहा है, ऐसे ही क्लाइमेट चला आ रहा है। तो जैसे सर्दी, यहाँ पर मैंने लिखा 30-35 वर्ष के तापमान, वर्षा, आर्द्रता का परिणाम ही क्या होता है, आपके क्लाइमेट होता है। तो ये क्या, किसका एग्जांपल है, आपके क्लाइमेट का एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 1980 के बाद से 1980 के बाद से, आपको पता होगा 1980 के आसपास बहुत ज्यादा जो ये गैसेज है इनका बहुत ज्यादा उत्सर्जन होने लगा था। इसके बाद से जलवायु परिवर्तन ज्यादा होने लगा, और उसका मेन कारण है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं, यहाँ किसी स्थान के तापमान में जो आर्द्रता तेजी से बदल रही है, कि कोई भी स्थान, किसी स्थान से के जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत तेजी से बदल रही है, वही क्या है, यहाँ का क्लाइमेट चेंज है। अब इसके कारक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक नेचुरल कारक हो सकता है और एक मानव जनित कारक हो सकता है, यानी कि मैन मेड हो सकता है और नेचुरल हो सकता है। अब यहाँ पर नेचुरल कारक में कौन से आते हैं, जिस तरीके से महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, जैसे ज्वालामुखी फट जाती है, ज्वालामुखी से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो बढ़ गया है। यहाँ ज्वालामुखी इसका मेन रीजन है। पृथ्वी का झुकाव, जैसे आपने देखा होगा कि जो अर्थ है कई बार सूर्य के पास ज्यादा झुक जाती है, जिससे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और क्लाइमेट चेंज होता है उससे। समुद्री धाराएं, जो समुद्र में धाराएं बह रही हैं उनकी वजह से। मानव मेड में हम कह सकते हैं, जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे शहरीकरण बढ़ेगा तो शहरीकरण बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग ऐसे सब्सटेंसेस का यूज ज्यादा कर रहे हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा लग गई हैं जिससे बहुत विषैली गैसेस निकलती हैं, वो किसका कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से ही क्या होता है, आपके यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है। वनों उन्मूलन, यानी कि वनों को काट रहे हैं, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। रासायनिक जो हम कीटनाशक है उनका यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो कारण थे, एक नेचुरल रीजन पढ़ा है हमने और एक मैन मेड रीजन है, ठीक है। अब वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर क्या है, जैसे वैश्विक तापमान, ठीक है। यहाँ पर मेन रीजन तो यही ग्लोबल वार्मिंग ही है, इसका ग्रीन हाउस गैसेस है। पहले तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनको हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब खराब नहीं थी, पर हमने अपनी ऐसी एक्टिविटी करके इन्हें क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बेकार कर दिया एक किस्म से, यानी कि हमारे लिए खतरा बन गई है अब ये, और वैश्विक स्तर पर खतरा है, ठीक है। वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ये गैसेस कौन सी होती है। आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी अर्थ है, अर्थ पर क्या आती है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, यानी कि सूर्य से बहुत ज्यादा हीट आती है हमारी अर्थ पर। जब ये हीट आती है तो ये वापस भी जाती है, और जब ये वापस जाती है रात के समय में, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो हीट है ना, एनवायरमेंट में अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, यानी कि स्पेस में नहीं जा पाती वापस से, जहां से आई है, जिस एनवायरमेंट से आई है वहां से वापस नहीं जा पाती, वहां पर इसका अब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता। तो ये क्या करती है, टकराकर वापस से ही अर्थ पर आ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो जो गैसेस वापस नहीं जा पा रही हैं और वापस अर्थ पर आ रही हैं, इन्हें हम क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और ये वापस अर्थ के ऊपर आ जाती हैं, तो ये क्या बनाती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जैसे अर्थ से आने वाली हीट को जो दीर्घ तरंगें हैं वो अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। पृथ्वी का टेम्परेचर गिरता नहीं है, पृथ्वी के कंबल की तरह काम करती है ये। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए क्यों जरूरी है, मतलब क्या है ये। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रीन हाउस गैस क्यों, यानी कि हम इसे ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से ही क्यों जानते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट ही हम इसे क्यों कहते हैं। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले यूरोप में की गई थी। यूरोप में हीट को प्राप्त करने के लिए क्या लगाया गया था, क्योंकि वहां पर ना बहुत ज्यादा सूर्य की किरणें वगैरह नहीं आती थी, वहां पर जो फसलें वगैरह है वो भी नहीं मतलब उगाई जा सकती थी। तो इस तरीके से इन्होंने वहां पर एक टेक्निक अपनाई, जिसके थ्रू इस तरीके से ग्रीन कलर के ग्लास लगाकर एक हाउस बना दिया, ठीक है। इसे ही क्या नाम दिया गया, ग्रीन हाउस का नाम दिया गया। ये जो ग्लास था ये इतना इंपॉर्टेंट ग्लास था, मतलब इसमें से जो हीट है वो अंदर तो जाती थी लेकिन उसके बाहर नहीं आ पाती थी। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता, ह्यूमिडिटी क्रिएट होती, गर्मी क्रिएट होती, इस वजह से यहाँ पर फसलें उगती थी।
जो भी ये फसल उगाते थे, तो इसे ही क्या नाम दिया गया, ये जो अंदर इनके यहाँ पर इस घर में जो गैसेस गई थी उन्हें ही हमने ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया। यूरोप में हीट को प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया गया था। हरे कांच का प्रयोग किया जाता था जिससे हीट अंदर तो जाती थी लेकिन बाहर नहीं आ पाती थी। इसे ही हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया है। तभी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इससे जो गैसेस इसके अंदर रही उसे ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया गया। अब ये जो है CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जैसे पूर्व औद्योगिकरण के समय में कितनी CO2 एब्जॉर्ब होती थी, यानी कि कितनी CO2 का एब्जॉर्प्शन होता था। तो यहाँ पर जब औद्योगिकरण नहीं आया था सबसे पहले बहुत कम था, यानी कि 0.28% था CO2, यानी कि 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इनकी यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसके बाद जब औद्योगिकरण आया तो औद्योगिकरण के समय में 0.33% कार्बन डाइऑक्साइड थी, यानी कि 330 पार्ट्स पर मिलियन, ये हमारे एनवायरनमेंट में थी, ठीक है। अब औद्योगिकरण के बाद ये बहुत अधिक बढ़ गई है, तो 0.40% यानी कि 400 ppm हो गई है। अब ये जो ppm है इसका मतलब क्या है कि 1 लाख वायु के कणों में, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर 1 लाख वायु के कण हैं तो उनमें से हमारे यहाँ पर 400 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो यही क्या है, ppm का मतलब है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में 10 लाख वायु के कण हैं, उनमें से 400 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं। तो पहले कितने थे, ये 330 थे, इसके पहले 280 थे, फिर 330 हुए, अब ये 400 हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सन पर वापस ना जाकर अर्थ पर वापस आ जाती है, यानी कि मैंने आपको बताया था इस तरीके से जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अपने यहाँ पर जो हीट है, अर्थ पर हीट आती है सन की, ठीक है। अब ये जो रात को वापस जाती है जो हीट कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो ये वापस से अब्सॉर्ब नहीं की जाती हैं एनवायरनमेंट के द्वारा या स्पेस के द्वारा, और ये वापस अर्थ के ऊपर अर्थ पर ही आ जाती हैं। तो यही क्या किसका कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सन पर वापस ना जाकर अर्थ पर वापस आ जाती है, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो अर्थ पर ही रह जाता है। इससे अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, और अधिक बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस बढ़ जाएगा। इसी से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होने लगेगा। यहाँ पर सन की जो हीट है अर्थ पर शॉर्ट वेव के रूप में आती है, तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। जो हीट आती है अर्थ पर वो किसके रूप में आती है, जैसे अब मान लीजिए मैंने बताया अर्थ पर जो हीट आ रही है किसके रूप में आएगी, शॉर्ट वेव के रूप में, और जब ये वापस जाती है एनवायरनमेंट में तो किसके रूप में जाती है, लॉन्ग वेव्स के रूप में जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके जो क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे अधिक जो गैसेस का इसका जो कारण मानी जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। 60% रीजन है, यानी कि सबसे ज्यादा 60% ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसके बाद CH4 सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये दो गैसेस हैं जो किसके लिए उत्तरदायी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम कोयला वगैरह का बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीकल्स वगैरह ज्यादा चल रही है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज ज्यादा किया जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा रीजन क्या है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सभी की वजह से यहाँ पर हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके बाद CH4 ये जो कोयला खादान है यहाँ से निकलती है, ठीक है। इसके साथ साथ जहां पर भी आपको पता होगा जहां पर भी कार्बन होता है, कार्बन के साथ जब ये ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन का रिएक्ट होता है, तो वहां पर क्या मिल जाती है, यहाँ पर ये CH4 का रिलीज होता है, मतलब CH4 बन जाती है, ठीक है। तो CH4 उत्पन्न होती है, सॉरी O2 नहीं आएगा, H2O आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब वाटर के साथ कार्बन के जो ये परमाणु मिलते हैं, जैसे मार्शलैंड है, मार्शलैंड पर क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है और वहां पर दलदली भूमि होती है, पानी भी होता है, तो उस वजह से किसकी क्या रिलीज होने लगता है, CH4 बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। जैसे लैंडफिल है, जब हम लैंडफिल करते हैं यानी कि कूड़े को बहुत मतलब अर्थ में क्या करते हैं, डंप कर देते हैं, अर्थ में दबा देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा विषैली गैसेस निकलते हैं। उसके साथ साथ CH4 बहुत मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या होता है, जो कार्बन, ये जो कूड़ा कचरा होता है उसमें कार्बन होता है, पानी के साथ या मॉइस्चर के साथ में टच करके क्या बना देता है, CH4 को रिलीज कर देता है, ठीक है। इससे क्या होगा यहाँ पर, इसी वजह से CH4 जो है वो सबसे ज्यादा उत्तरदायी मानी गई है। तो सेकेंड सबसे ज्यादा कौन सी है, CH4 है। इसके बाद नाइट्रस के ऑक्साइड सबसे ज्यादा मतलब उत्तरदायी है। इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पेट्रोल का दहन ज्यादा हो रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके बाद HFC वगैरह है,
HFC जो है ना, ये आपके ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बट ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये बात याद रखनी है, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि HFC किसके लिए उत्तरदायी है। तो HFC जो है ये मतलब ओजोन लेयर का क्षरण नहीं करती, पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसके बाद है PFC पर फ्लोरोकार्बन होते हैं, तो ये भी हमारे इसमें ग्लोबल वार्मिंग में कोई इफेक्ट करती है, बढ़ाती है। SF6 भी है, ये है सल्फर फ्लोरोकार्बन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये 6 गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, PFC एंड SF6। तो ये सारे की सारी गैसेस किसके लिए जिम्मेदार हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा कारण किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऐसे सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत मात्रा में रिलीज हो रही है। ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट में ही रह जा रही है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है, अब यहाँ पर पहले 6 गैसेस को इसमें ऐड किया गया था, लेकिन अब इसको NF3, एक नई गैस है जिसका नाम है NF3, ये भी किसके लिए जिम्मेवार मानी जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जा रही है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है? याद रख लेनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे मैं पढ़ाऊंगी कि कौन से सम्मेलन में NF3 को ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी माना गया। सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कौन से सेक्टर से हो रही है? ये क्वेश्चन है ना, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ। आपने अगर HSC TGT का पेपर देखा होगा तो उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन से देश ने ये किया है, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। तो मैंने यहाँ पर इन सारी बातों को ऐड किया है, तो ये आपके लिए जरूरी रहने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट किए, जैसे ये गैसेस वगैरह वाले और जैसे जो सम्मेलन वगैरह वाले पॉइंट हैं, ये सारे जरूरी रहेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पावर, जो आपका इलेक्ट्रिक पावर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पावर स्टेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम कर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मतलब उनकी वजह से यहाँ पर इस सेक्टर की वजह से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके बाद इंडस्ट्रीज से, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से। तो पहला जो रीजन है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, सेकंड इंडस्ट्रीज है, एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन से जो फ्यूल वगैरह निकल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके रीजंस हैं। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कोयले के दहन से और जंगलों की कटाई से। कार्बन डाइऑक्साइड भी ना अलग अलग तरीके से रिलीज होती है। एक तो जंगलों की कटाई से होगी, जैसे क्योंकि वहां पर पेड़ वगैरह की कमी हो जाएगी, और एक कोयला दहन से। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिलीज होती है? 57% कोयले के दहन से। उसके बाद जंगलों की कटाई से 17% किससे हो रही है? जंगलों की कटाई से। प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 37.97। ये पर पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आपके दोनों ही सब्जेक्ट के लिए जरूरी रहेगा, चाहे वो EVS हो चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो। तो दोनों में ये जरूरी रहने वाला है। ठीक है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूरी। तो जैसे पर पर्सन कार्बन जो है ना, वो सबसे ज्यादा पर पर्सन कहां पर, यानी कि जिस तरीके से आपके पर इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, तो पर एक इंसान की होगी, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो पर पर्सन है, यानी कि एक पर्सन कितना यूज कर रहा है कार्बन का, और वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो कतर में ना सबसे ज्यादा यूज की जाती है। एक पर्सन 37.97% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो कुवैत है, कुवैत जो है वो सेकंड है, UAE थर्ड है, सऊदी अरेबिया 4th नंबर पर आता है। ठीक, तो ये क्या है आपका? ये 4 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये पर पर्सन की बात हो रही है, कंट्री वाइज बात नहीं हो रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंट्री वाइज ओवरऑल की। तो चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है ग्रीन हाउस गैसेस में 27%। ये शायद एग्जाम में भी पूछा गया था, ये आपका TGT का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन। तो चाइना क्या है? चाइना जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का 27% रीजन है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, एंड थर्ड वन इज इंडिया। कौन से नंबर पर आता है? 3rd नंबर पर आता है 10%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रशिया और जापान है। क्लाइमेट चेंज के क्या क्या प्रभाव होंगे मैंने आपको अभी आगे भी बताया। तो इस वजह से बर्फ वगैरह पिघल जाएगी, नदियों में बाढ़ आ जाएगी। जब नदियों में बाढ़ आएगी तो इतना ज्यादा पानी रिलीज हो जाएगा, नदियों से निकल जाएगा, जिससे कि एक टाइम के बाद में सूखे की भी कंडीशन आ जाएगी। सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ेगा तो वहां पर मतलब लोग क्या होंगे? भूखे मरेंगे। ठीक है, भूखमरी होगी। तापमान बढ़ेगा, समुद्र का आयतन बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो यहाँ पर बादल वगैरह बनेंगे, बादल फटेंगे, बाढ़ आ जाएंगी, साइक्लोन्स बनेंगे, बहुत ज्यादा साइक्लोन बनने का खतरा रहेगा। इसके बाद जैसे कोरल है, कोरल आपको पता होगा जो समुद्र में कोरल पाई जाती है, मछलियों का जो घर होती है एक किस्म से, तो इससे जो फिश है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कोरल, क्योंकि आपको पता है जब समुद्रों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो कोरल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इससे जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोरल ब्लीचिंग हो गई है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से होती है वो।
तो ये सारे रीजंस रहेंगे। उच्च तापमान से बीमारियां होंगी, महामारियां होंगी, जैसे कोरोना वगैरह आया था, सूखा, बाढ़, चक्रवात, महामारी, ये सारे के सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और जो जैसे आपकी वर्षा होती है, वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा, इससे कृषि इफेक्ट होगी। कृषि इफेक्ट होगी तो उससे क्या होगा, उत्पादन कम होने लगेगा, लोग भूखे मरेंगे, भूखमरी आ जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। ये जंगलों में आग वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर बेल्ट चेंज हो जाएगी, जैसे आपका उष्ण कटिबंध तो उपोष्ण कटिबंध में चला जाएगा, उपोष्ण वाला आगे पोल्स के पास में, टैगा टुड्रा, टुड्रा तो गायब भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आपके जो बेल्ट्स है ना, उनमें भी चेंजेस आ जाएंगे। इसके बाद अगर मान लो अगर इसके लिए कुछ रीजंस है तो इसका समाधान भी है। इसके समाधान के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, तो जियो इंजीनियरिंग ने इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए थे। इन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए कि हम इसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ज्वालामुखी से परमाणु बम, ये इन्होंने ऐसा कहा कि जो ज्वालामुखी होती है, ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी होती है, मतलब जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, निष्क्रिय है, उसमें क्या करेंगे, परमाणु बम डाल देंगे, जिससे जो ज्वालामुखी है वो क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, ठीक। तो सक्रिय होने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर जो गैसेस है ना, ये बहुत मात्रा में रिलीज होंगी, और इतनी मात्रा में रिलीज होंगी कि जिससे जो सन है ना वो दिखाई ही नहीं देगा काफी टाइम तक। जब ये सन दिखाई नहीं देगा तो इससे क्या होगा, जो अर्थ है ना उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ऐसा इटली में किया गया था एक बार, और इटली में ऐसा किया तो इससे गैसेस बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हुई, जिससे कि बहुत टाइम तक सन दिखाई ही नहीं दिया। तो ये टेक्निक इन्होंने बताई है। इसके बाद बहुत बड़े बड़े मिरर्स का यूज कर सकते हैं। एल्बिडो क्या होता है, जैसे प्रकाश पर जो सन होता है, सन की वजह से होता है एल्बिडो, जो भी सूर्य की किरणें आ रही हैं और वापस नहीं जा पा रही हैं, तो इसे सूर्य ताप भी हम कह देते हैं। प्रकाश की मात्रा जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं, ठीक है, जो वापस नहीं जा पाती हैं, या फिर इसे हम सूर्य ताप के नाम से भी जानते हैं एल्बिडो को। तो ये याद रख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े बड़े दर्पणों का यूज करेंगे। ये बड़े बड़े दर्पण लगाने के पीछे इनका रीजन ये है, मान लीजिए जैसे हिमालयाज हो गया, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, ठीक है, या ज्वालामुखी इसके आसपास हो गया, तो वहां पर बड़े बड़े मिरर लगाएंगे, जिससे सन की रेस क्या होंगी, इनसे टकराएंगे और वापस चली जाएंगे और अर्थ पर नहीं आ पाएंगी। तो इसमें यही कहा गया कि बड़े बड़े मिरर्स का यूज कर सकते हैं। छद्म वृक्षों का निर्माण, ऐसे वृक्ष लगाएं जो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सके, ठीक है। बाद में ऐसा कहा गया कि जब ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर लेंगे तो इन पेड़ों को समुद्रों में छोड़ दिया जाएगा और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, और जब हमें इनकी नीड होगी तो हम इन्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज करते रहेंगे। तो ये छद्म पेड़ों की बात की गई। शैवालों के बीज तथा आयरन, शैवाल अगर समुद्र में, जैसे शैवाल होते हैं ना, अगर वो समुद्र में बढ़ जाते हैं तो शैवाल तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करेंगे, वो ज्यादा कैप्चर करने लगते हैं, जिससे क्या होगा, शैवाल मतलब बहुत ज्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगे तो जो शैवाल है वो उसी में डूब जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं के द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाएगी, तो अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ये मैं आपको जितने भी पढ़ाऊंगी ना, ये आपके बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनको नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से। ये बहुत जरूरी रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ, 1972 में हुआ है सबसे पहली बार। मैंने आपको बताया भी था, ये यूएनसीईडी वाला, ठीक है, यूएनसीईडी फर्स्ट बोल सकते हैं हम इसको, जो मैंने आपको ईवीएस में पढ़ाया था। ये सारे के सारे ना मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कोई भी टॉपिक ये सारे के सारे एकदम कनेक्टेड है। तो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है ना, तो इसमें ये सारी बातें आएंगी, क्योंकि हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्लाइमेट में एनवायरनमेंट भी आता है, सारी चीजें आती है, बायोडाइवर्सिटी भी आती है, सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सारे के सारे इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए लाए गए हैं। तो यहाँ पर मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ है, 1972 में हुआ है। ये कहां पर हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, ये मैं आपको बता चुकी हूं, 5 जून 1972 को हुआ। इसलिए हम 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो 1972 में सबसे पहली बार स्टॉकहोम स्वीडन में क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, ठीक है। यही क्या था, यूएनसीईडी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये यहाँ पर ना क्लाइमेट की बात नहीं कही गई थी, क्योंकि क्लाइमेट का मुद्दा उस टाइम इतना ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं था, इतने ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर भी नहीं थे। तो इस टाइम पर सिर्फ पर्यावरण की बात कही गई थी या उसके संरक्षण की बात की गई थी। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसे यहाँ पढ़ लिया है। बट जब सेकंड वाला होगा तो वहां पर क्लाइमेट की बात कही जाएगी। जलवायु परिवर्तन पर उत्तर सरकारी पैनल यानी कि
गवर्नमेंट पैनल, इसे हम आईपीसीसी के नाम से जानते हैं, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट का क्या करता है, रिकॉर्ड जारी करता है ये, और बाद में उनकी रिपोर्ट भी जारी करता है। तो आईपीसीसी का काम क्या है, ये पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट रिकॉर्ड करेगा और बाद में उसकी रिपोर्ट जारी करेगा। जो आईपीसीसी है इसका गठन कब हुआ है, 1988 में हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, ये आईपीसीसी जो है ये अकेला नहीं है, ये दो संस्थाओं से मिलकर बना है, एक विश्व मौसम विभाग विज्ञान के द्वारा और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा, ये दोनों इसमें काम करते हैं। तो आपको याद रखना है आईपीसीसी में कौन कौन आते हैं, यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान आता है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आईपीसीसी का जेनेवा में है। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक ताप संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। तो ये क्या करता है, जो भी विश्व स्तर पर जितने भी ये टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उनको अध्ययन करेगा, उनकी एक लिस्ट जारी करेगा। 2007 में इस आईपीसीसी को क्या मिला है, इसको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर उत्तर सरकारी पैनल को 2007 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये क्या काम करता है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये सबकी लिस्ट जारी करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यूएनसीईडी। मैंने आपको बताया था यूएनसीईडी फर्स्ट वाला 1972 में हुआ है, ये 20 साल बाद होगा। और कब होगा, 1992 में होगा। ठीक है, 20 ईयर के बाद। और इससे नेक्स्ट वाला कब होगा, 2012 में होगा। ठीक है, तो यूएनसीईडी क्या है, यहाँ पर आपको पता होगा यूएनसीईडी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। और अब हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है 1992 में। ठीक है, ये किसकी बात करता है, यहाँ पर 3 चीजों की बात करता है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात करेगा, डेजर्टिफिकेशन की बात करता है और बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। तो इसीलिए मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी की बात करता है ना, इसीलिए मैंने आपको वहां पर भी ये पढ़ाया था। तो ये क्लाइमेट चेंज की बात करेगा, डेजर्टिफिकेशन की बात करेगा और बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। तो यूएनसीईडी सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले में कोई भी क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कही गई, तो ये बात आपको याद रखना है। फर्स्ट वाले में सिर्फ एनवायरमेंट की बात कही गई है और सेकंड वाले में क्लाइमेट की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, डेजर्टिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी की बात है। इसके बाद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, डबल स्टार लगा लेना इसके ऊपर, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कब बना है, 1992 में बना। वो जो रियो वाला सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो सेकंड वाला, यूएनसीईडी सेकंड वाला, वहां पर बनाया गया इससे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर पहला ये सम्मेलन है। तो क्लाइमेट चेंज पर अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहला बहुपक्षीय इंटरनेशनल समझौता कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, यूएनएफसीसी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाला कब बना, ये रियो वाले सेकंड सम्मेलन में। ठीक है, रियो सेकंड सम्मेलन में, यूएनसीडी सेकंड में। तो यहां पर किसकी बात कही गई, क्लाइमेट चेंज की बात कही गई है। सबसे पहला बहुपक्षीय इंटरनेशनल समझौता है, मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था। 1992 में आया बट प्रभावी कब हुआ है, 1994 में हुआ है, क्योंकि 1994 में इस पर सबने साइन किए थे। क्योंकि ये बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी है, इसीलिए यहाँ पर सबके साइन होना जरूरी है। और इसके द्वारा जो भी कानून लाए जाएंगे, लॉ लाई जाएंगे, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको इन्हें मानना ही पड़ेगा। जो क्लाइमेट के लिए जो मीटिंग्स होती हैं, इनकी कन्वेंशंस होते हैं, सम्मेलन होते हैं, वो पर ईयर मतलब साल में एक बार तो होगा ही होगा। क्लाइमेट के लिए क्या होता है, साल में एक बार इनकी मीटिंग जरूर बुलाई जाती है। ये मैंने आपको सारी की सारी मीटिंग्स बताई थी कि किसकी मीटिंग कब बुलाई जाएगी। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के लिए जो सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ, 1995 में हुआ है। यूएनएफसीसी कब बना, 1992 में। सबने साइन कब किए हैं, 1994 में। और सम्मेलन कब हुआ, एक साल बाद, 1995 में। इसे COP1 के नाम से जाना जाता है और ये कहां पर हुआ है, बर्लिन में हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो इसका नाम क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये फर्स्ट कब हुआ, बर्लिन में हुआ है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं COP थर्ड की। COP थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल की अवधारणा आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था ना, ये क्योटो प्रोटोकॉल आपका बहुत जरूरी है। इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में मैं आपको समझा दूंगी कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, वैसे मैं पहले सोच रही थी किसको अलग से पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पर इसको कवर कर देंगे, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इसमें।
तो यहाँ पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करने के लिए लाई गई थी। ये बाध्यकारी है, यानी कि इसको मानना ही मानना पड़ेगा। तो ये बाध्यकारी है, किस लिए लाया गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए। और इसमें विकसित और विकासशील कंट्रीज को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था। COP3 में क्या लाया गया? 1997 में हुआ है COP3, जापान के शहर क्योटो में हुआ। ये वही हम COP3 वाला पढ़ रहे हैं अभी, हमने ऊपर मैंने आपको बताया जिसके बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। 1997 में कहां पर हुआ है? जापान के क्योटो शहर में हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्योटो रखा गया है। एक आईची भी मैंने आपको बताया था, नगोया, आईची, ये सारे मैंने आपको बताई थी। ठीक है, रिवाइज करते रहना साथ साथ, बाकी जब कंप्लीट हो जाएगा इसकी रिवीजन भी करा दूंगी मैं आपको। तो ये क्या है? बाध्यकारी है, 2005 से प्रभावकारी हुआ। ये आया कब है? 1997 में, 1997 में। लागू कब हुआ? 2005 में। अब आप सोचेंगे कि इसको लागू होने में इतना टाइम क्यों लग गया? ये तो पहले ही आए थे इस सम्मेलन को। इसने जो कनाडा है ना, वो इस पर साइन नहीं कर रहा था, तो कनाडा ने इस पर 2005 में साइन किए, क्योंकि ये बाध्यकारी है और इसमें वो सभी देशों को शामिल करना जरूरी था जो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इसीलिए कनाडा का इसके ऊपर सिग्नेचर करना जरूरी था, इसीलिए इसे 2005 में ही लागू किया गया। अब बात कर लेते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को दो भागों में बांटा गया है। इसमें दो देश आते हैं, मतलब दो अलग अलग टाइप के देश हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक का नाम है Annex 1 एंड सेकंड वन का नेम है Annex 2। Annex 1 में क्या आता है? इसमें 16 औद्योगिक देश थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें विकसित देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं वो सब किस में है? Annex 1 में है। और यहाँ पर आपके जो विकासशील देश रह जाते हैं, इन देशों को छोड़कर जितने भी देश होते हैं वो सभी किस में आएंगे? Annex 2 में आएंगे। जो चाइना है ना, वो भी Annex 2 का ही पार्ट है। तो Annex 1 में 16 औद्योगिक कंट्री थी, जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, ये सब किसमें है? Annex 1 में आती है। अब यहाँ पर ये बाध्यकारी था, और ये किसके लिए बाध्यकारी था? Annex 1 वालों के लिए बाध्यकारी था। ठीक है, हमारे लिए नहीं था, यानी कि Annex 2 के देशों के लिए नहीं था, क्योंकि Annex 2 के जो देश थे वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं कर रहे थे। ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे थे, और यही क्या माने गए? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए जिम्मेदार। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, 2008 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उत्सर्जन कम कर देंगे, लेकिन ये कर नहीं पाए। फिर इसको कब तक आगे ले गए? 2012 तक। 2012 के बाद फिर से इसे 2020 तक ले गए, और 2020 के बाद ये बाध्यकारी था तो इसको खत्म कर दिया गया। तो अभी एक कहानी बन चुका है, अभी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ऐसा कहा गया 2020 में इसको खत्म कर देंगे, पर ये 2020 में क्योटो को ही खत्म कर दिया, मतलब अब ये बाध्यकारी नहीं रहा। ठीक है, 1990 का 5.2 इन्होंने कहा था कि 1990 में जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते थे उसकी मतलब 5.2 के आसपास कम कर देंगे। तो ये बातें किसमें कही गई? Annex 1 वाली कंट्रीज को कही गई थी। ये बाध्यकारी थे कि इन्हें अपने देश में क्या करना होगा? इसे कम करना ही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया कि आपको जो 6 गैसेस हैं इनका एमिशन क्या कर देना है? इनका एमिशन जो है वो बहुत ज्यादा कम कर देना है, 6 गैसेस का। इन गैसेस में कौन सी गैस आती है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। CH4 थी, ठीक है, CH4 के बाद में यहाँ पर नाइट्रस के ऑक्साइड थे, SF6 था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC है, और यहाँ पर PFCs हैं। ठीक है, तो 6 गैसेस को इसमें ऐड किया गया। इसके बाद Annex 1 में कौन से? रशिया भी Annex 1 का हिस्सा था, यूरोपियन यूनियन के 15 कंट्रीज थी। Annex 2 में बाकी देश आते थे। इसके बाद COP8 हुआ, UNFCCC का भारत COP8 इसलिए याद रखना है क्योंकि जो ये COP8 हुआ है ये कब हुआ है? ये आपके इंडिया में हुआ है। UNFCCC का जो COP8 है वो कहां पर हुआ? इंडिया में हुआ है, तो ये आपको याद रख लेना है। COP11 जो है ये कहां पर हुआ? मॉन्ट्रियल में हुआ था। अब जहां ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर COP8 क्या हो गया? MOP हो गया, यानी कि मिनिस्टर ऑफ पार्टी हो गया। ये मिनिस्टर ऑफ पार्टी में Annex 1 के ही सदस्य थे, केवल इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पार्टी में Annex 1 के सदस्य थे, यानी कि विकसित देश के सदस्य थे इसमें, जो किस पर काम कर रहे थे? ये जो कार्बन का एमिशन है इसको कम करने के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद 2007 में COP13 हुआ है। यहाँ पर रोड मैप की बात की गई है, यानी कि ये क्या करेंगे? विकासशील देशों को टेक्निक्स देंगे कि किस तरीके से आप कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। COP15 में फंड देने की बात कही गई थी, याद रखना है। COP15 में फंड देने की बात कही गई है, और COP16 में फंड दिया गया है, बनाया गया है, तो इसे नाम दिया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो COP16 को क्या नाम दिया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड का नाम दिया गया है। ठीक है, 2010 में वर्ल्ड बैंक के पास इन्हें कहा गया कि जो वर्ल्ड बैंक है ना वो इन्हें पैसा देगा, फंड देगा कि आप क्या करें, जो कार्बन है उसके एमिशन को कम करें। तो ये सारी बातें याद रखनी है। COP13 में रोड मैप बना, यानी कि टेक्निक्स देने की बात कही गई है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर COP 15 में विकासशील देशों को फंड देने की बात कही गई है। ग्रीन क्लाइमेट फंड में क्या कहा गया है कि वर्ल्ड बैंकों को ये पैसा देगा। इसके बाद NF3, और यहाँ पर क्या किया गया इसी COP में, जो ये आपका COP 16 है, यहाँ पर NF3 पर भी क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया 2012 में। जो आपका NF3 मैंने आपको बताया था पहले 6 गैसेस थी, बाद में ये 7वीं गैस और ऐड कर दी गई NF3 वाली। 2012 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। इसके बाद COP 21 आया। COP 21 2021 से एक्टिव था। ये जो 21वीं शताब्दी वाला माना जाता है, 2015 में हुआ है ये COP 21। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर में भी, एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ। इसे पेरिस जलवायु समझौता भी कहा गया था। इसको 2016 में लागू किया गया। इसी के तहत आपके हरियाणा के गुरुग्राम में ISA की स्थापना भी हुई है। और भारत ने क्या कहा कि वो 2030 तक 30 से 35% तक कार्बन के उत्सर्जन को क्या करेगा, कम कर लेगा। तो COP 21 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2015 का सम्मेलन है, लागू 2016 में हुआ है। इसे पेरिस जलवायु समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। बट यहां पर एक बात कही गई, आपने पढ़ा होगा कि पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जो ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, उसमें क्या कहा गया था कि जो Annex 1 है, COP 3 वाला था, Annex 1 की जो कंट्रीज थी वो क्या थी, बाध्यकारी थी, यानी कि उन्हें इसके ऊपर काम करना ही करना होगा। बट यहां पर क्या किया गया 2015 में, इसे बाध्यकारी नहीं कहा गया। सारी कंट्रीज ने ऐसा बोला कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे अगर आप इसे बाध्यकारी बनाते हैं तो इन्होंने यहां पर इसको बाध्यकारी नहीं कहा। और पहले ये सभी कंट्रीज इसको फॉलो नहीं करने वाली थी, केवल Annex 1 वाली से फॉलो करती थी। अब कहा गया कि सभी कंट्रीज को इसे फॉलो करना होगा, सभी कंट्रीज को अपने कार्बन की मात्रा में कमी लानी होगी, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो जापान हो, कोई भी कंट्री हो। ठीक है। क्योंकि भूटान तो बहुत कम मात्रा में जो आपके ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका उत्सर्जन करता है, ना के बराबर है। यहाँ हर देश अपना लक्ष्य तय करेगा। ठीक है। और इसके लिए क्या बनाएगी, INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया, पहले जो अमेरिका था वो क्लाइमेट एग्रीमेंट से क्या हो गया, अलग हो गया था। इसने कहा कि मैं इस क्लाइमेट एग्रीमेंट से क्या करूंगा, अलग हो जाऊंगा, लेकिन बाद में फिर से ये ऐड हो गया इसमें है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिग्री जो टेम्परेचर है ना, उसको क्या करेंगे, उससे ज्यादा उत्सर्जित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इतने टेम्परेचर कम करने की बात कहेगी। औद्योगिकरण के समय से क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस को कम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में हुआ COP 25। इसके बाद यहां पर आता है COP 25। COP 25 जो है ये आपका न्यू वाला है, नेक्स्ट 2019 में, कोरोना से पहले हुआ था, स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। इसके लिए जो पैसा है वो चिली सरकार ने दिया है। अध्यक्षता की किसने की है, चिली गवर्नमेंट ने किया। बट हुआ कहां पर है, स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। IPCC के अनुसार 1 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, और मतलब IPCC एक तरीके का क्या है, क्लाइमेट के लिए रिपोर्ट जारी करती है। इसने क्या कहा, जो मैंने आपको बताया था पैनल, जो पैनल है ये इंटर गवर्नमेंट पैनल है क्लाइमेट चेंज का, जो रिपोर्ट जारी करता है हर देशों का। तो इसने क्या कहा है कि आपके 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, और 2030 तक ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देगी। ठीक है। तो ये बातें किस में कही गई, IPCC में कही गई हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके सारे के सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी मैन मेड डिजास्टर के बारे में। ठीक है। और एक बात और बता देती हूँ, इसके बाद जो EVS की क्लास होगी ना, EVS की क्लास में मैं आपको सारा का सारा अब पॉल्यूशन के टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।